एक सीक्रेट लवर जो एक लड़की का हमेशा से ख्याल रखता है। ये लड़की उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर ढूंढ नहीं पाती है। आज की हमारी मूवी डैडी लॉन्ग लेग्स 2005 की कोरियन मूवी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी तरीके इस ब्यूटीफुल सी मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यंग, इसका ब्यूटीफुल सा बचपन हम देख सकते हैं। बचपन में उसकी मदर बारिश के सीजन में उसे नेल पॉलिश लगाया करती थी। उससे वो कहा करती थी, अगर तुम्हारी नेल पॉलिश बारिश जाने की बाद भी इंटैक्ट रही तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। उसके फादर और मदर के साथ उसका बचपन बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर अचानक से उसकी लाइफ से सारी बाहर चली गई। उसकी मदर और फादर की डेथ की वजह से उसकी लाइफ बहुत ही खाली हो गई। वो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक थे और अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए अपना ट्राई उसने जारी रखा। वो खुद काम कर कर कॉलेज भी जाया करती थी। कॉलेज में अचानक से कोई उसका ख्याल रखने लग गया। जो भी चीज़ें उसे चाहिए होती थी उसे मेल से आ जाती थी। उसकी कॉलेज की फीस भी पूरी तरीके से किसी ने पेड कर दी थी। वो पोस्ट ऑफिस गए, उसने पता करने की कोशिश की कि इसे कौन दे रहा है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब इसके बाद उसका कॉलेज खत्म हो गया। उसे एक अच्छे से रेडियो स्टेशन में जॉब मिल चुका है। यहाँ वो एज ए राइटर काम करने वाली है। यहाँ इस रेडियो स्टेशन के आरजे का नाम है वो। ये भी हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो ने यंग का नाम कभी भी सुना नहीं और यंग अब उसके प्रोग्राम के लिए राइटर है। ये बात उसे खटकती है। यंग ने पहले सिर्फ एक लोकल शो के लिए राइटिंग की थी। इस शो का प्रोड्यूसर जिसका नाम है किम, ये यंग की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि हमारे शो में एक अलग सी फ्रेशनेस लाएगी, इसलिए यंग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यंग अपने कुछ कलीग से बात करती है। यंग एक्चुअल में इस सिटी से बहुत ही दूर रहती है। इनका शो मॉर्निंग में है तो उसे आने जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा। शो का प्रोड्यूसर यंग से कहता है कि तुम्हारे लिए हम इसी सिटी में कुछ करेंगे। वो फिर उसे एक घर दिखाता है। कहता है कि हमारे शो में एक लड़की काम करती थी, वो अब किसी काम से एक अलग कंट्री में है। उसने तुम्हें परमिशन दे दी है, तुम उसके घर में रह सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर था जो यंग को बहुत ही पसंद आया। यंग का जो हमेशा ख्याल रखता है, यंग उसे हमेशा एक लेटर लिखती है। यंग ने उसका नाम डैडी लॉन्ग लेग्स रखा हुआ है। ये उसकी कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर था, इसलिए उसने ये नाम उसे दे दिया। यंग के लाइफ में जो भी सब होता है ये सब वो डैडी लॉन्ग्स को लेटर में लिख देती है। इस रेडियो शो के लिए यंग ने वो को स्क्रिप्ट दी, पर ये स्क्रिप्ट बहुत ही घटिया लिखी गई थी। वो इस पर बहुत ही नाराज थे और यंग को बहुत डांटती है। प्रोड्यूसर यंग को जरा प्रोटेक्ट करता है। वो उसे कहता है कि अभी अभी नहीं है, ये जल्दी सीख जाएगी, अगले टाइम से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग अपने ऑफिस के एलिवेटर में थी। उसी लिफ्ट में जून भी आ गया। जून हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। यंग को लगा कि लिफ्ट स्टक है, वो ऊपर नहीं जा रही। जून फिर लिफ्ट का बटन दबाता है और फिर वो स्टार्ट होती है। यंग इससे ज़रा एम्बैरेस्ड हो जाती है। यंग अपने ऑफिस में आई तब उसके लिए केक आया हुआ था। इसमें लिखा है कि तुम अपने राइटिंग से लोगों का दिल खुश करना। ये गिफ्ट भी डैडी लॉन्ग लेग से ही है। ये अभी अभी कोई देकर गया था तो उसके पीछे यंग भागती है पर उसे ढूंढ नहीं पाती है। इस ऑफिस में यंग की एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम है जोंग। इस गिफ्ट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में यंग से वो पूछती है। यंग उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है। एक दिन वो पोस्ट ऑफिस में बहुत दिनों तक बैठी हुई थी। वहाँ भी उसे एक गिफ्ट मिल गया पर उसे कोई भी नहीं मिला। यंग ने फिर डिसाइड किया कि जो भी है वो सिर्फ उसका भला चाहता है। वो अच्छा सा एजुकेशन ले और कुछ अच्छा करे, यही वो चाहता है। इसीलिए फिर यंग ने अपनी स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट किया। यंग को केक कहाँ से मिला था इसका पता करने के लिए वो लाइब्रेरी में आई। जून जो है ये भी लाइब्रेरी में ही काम करता है। उसे इस केक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यंग शो के लिए जो भी राइटिंग करती है, इसमें एक स्टोरी उसने डैडी लॉन्ग लेग और उसमें जो रिलेशनशिप है इसके बारे में लिखी हुई है। वो चाहती है कि उसे हेल्प करने वाला उसकी सब स्टोरीज सुने। रात में यंग अकेली थी और एक हॉरर मूवी देख रही थी। उससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने फिर अपनी फ्रेंड जोंग को घर पर बुला लिया। जोंग भी सिटी से बहुत दूर रहती है। यंग उसे कहती है तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, इससे वो अकेले महसूस नहीं करेगी। शो की आरजे वू अभी भी यंग को हेट ही करती है।
शो का प्रोड्यूसर हमेशा यंग की साइड लेता है, तो आरजे उससे पूछती है तुम उसकी साइड क्यों लेते हो, क्या उससे कुछ बड़ा सपोर्ट है। अब आरजे को लगता है यंग को जो जॉब मिली है ये भी किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की वजह से ही मिली है। एक दिन जब यंग घर आ रही थी तो वो नोटिस करती है कि जून भी उसके घर के आसपास ही रहता है। रात में ये बात वो अपनी फ्रेंड को कहती है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम्हें उसे डेट पर ले जाना चाहिए। यंग थोड़ा शर्माती है और ये सब्जेक्ट यही खत्म करती है। रात में जब यंग राइटिंग कर रही थी तो अचानक से उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आया। जिस लड़की के घर में वो रह रही है उसके पास एक कंप्यूटर भी है। इसे वो ऑन करती है। ऑन करने के बाद वहाँ एक ईमेल आया हुआ था जो यंग पढ़ती है। इस ईमेल में लिखा हुआ है कि मैं मेरा प्यार तुम्हें कन्फेस करना चाहती हूँ। इस लड़की ने अपने आप को ही ये ईमेल सेंड किया है। इस ईमेल को 1 साल पहले लिखा गया था और शेड्यूल कर रखा गया है। अब इस घर की ओनर जो है इसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। इसका नाम हम क्रीम रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग की फ्रेंड जोंग अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। वो ऑनलाइन किसी से चैट कर रही है और उसके साथ आज डेट पर जाने वाली है। इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। ये एक ब्लाइंड डेट थी। जब वो डेट पर पहुंची तब उसे पता चला जिससे वो चैटिंग कर रही थी ये उसी के शो का प्रोड्यूसर है। ये उसे बहुत ही अजीब लगा। वो अपने प्रोड्यूसर को पसंद नहीं करती तो ये बहुत ही ऑकवर्ड था। नेक्स्ट सीन में अपना सब फ्रस्ट्रेशन वो यंग को बता रही थी। यंग उसे कहती है कि तुम अगर ऑनलाइन डेट करोगी तो ऐसा ही होगा। यंग को लगता है कि जोंग ऑनलाइन डेट करने के बाद भी अपने प्रोड्यूसर से मिली, ये एक फेट है। ये जहाँ पर थी थोड़ी देर में जून भी वहाँ आया। जोंग ने जून को देखा और वो अपने टेबल पर उसे इनवाइट कर लेती है। जो भी सब हुआ ये सब जोंग जून को भी बताती है। जून से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। जून को भी ये सब डेस्टिनी लगती है। रात में यंग फिर से क्रीम के लेटर पढ़ती है। उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है और क्रीम अपने कॉलेज में हमें दिखती है। क्रीम एक लड़के को बहुत ही पसंद करती थी जिसका नाम था के। एक दिन कॉलेज में क्रीम अपना कार्ड भूल चुकी थी। के ने अपना कार्ड उसे दे दिया और वो खुद क्लास से बाहर चला गया। वो उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा के साथ ही रहे। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। यंग लाइब्रेरी में है। यंग को अर्जेंटली एक डिश चाहिए थी जिसकी डिमांड वो जून से करती है, पर जून कहता है मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, इसके लिए 1 वीक लगेगा। इसके बाद एक दिन यंग एक म्यूजिक स्टोर में थी। उसे फिर से जून वहां मिला। जो डिस्क यंग ने बाय की थी यही जून ने भी बाय की है। इन दोनों की थिंकिंग, इनकी म्यूजिक का टेस्ट ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ये स्टोर में ही थे पर बारिश आने लग गई थी। जून ने फिर अपने अम्ब्रेला के साथ यंग को उसके घर पर छोड़ दिया। जिस तरीके से यंग को हमेशा उसकी मदर नेल पॉलिश लगा कर देती थी, आज उसी तरीके से यंग ने नेल पॉलिश लगाए। वो जून को बहुत ही पसंद करने लग गई है। उसे लगता है कि बारिश खत्म हुई और उसकी नेल पॉलिश इंटैक्ट रही तो उसका प्यार अमर होगा। यंग अब जब क्रीम की स्टोरी पढ़ रही है तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपने प्रोड्यूसर से बात कर क्रीम के बारे में पूछना चाहती है। पर प्रोड्यूसर को उसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। वो कहता है कि ये घर तुम्हें रैंडमली मिला था। उसे क्रीम के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। फिर से क्रीम की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। क्रीम केक को बहुत ही पसंद करती थी पर कभी भी उसे खुद से अप्रोच नहीं कर पाई। हमेशा उसे दूर से ही वो देखती रहती थी। केक के पास एक सैंड वॉच थे। वो लाइब्रेरी में सो गया था और ये सैंड वॉच उसे नीचे गिर गई जो क्रीम ने अपने पास रखी थी। एक दिन वो उसे अप्रोच करने वाली थी पर के अपने फ्रेंड के साथ था। उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे थे कि हम हमारी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चलते हैं। क्रीम को लगा कि के किसी और को पसंद करता है तो अभी भी उसने उसे अप्रोच नहीं किया। के की ब्यूटीफुल सी पेंटिंग भी क्रीम ने बनाई हुई थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। यंग की फ्रेंड जोंग एक ब्लाइंड डेट पर फिर से आई हुई है। इस ब्लाइंड डेट पर फिर से उसे प्रोड्यूसर ही मिलता है। वो फिर से इस डेट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी तो जल्दी से वहां से भागने की उसने कोशिश की। उसकी हील टूट गई, उसके पैर पर जरा चोट आ गई। प्रोड्यूसर फिर जाकर उसके लिए नई सैंडल लेकर आता है। जोंग फिर रियलाइज करती है कि प्रोड्यूसर इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद फिर से क्रीम की स्टोरी कंटिन्यू होती है। उसका कॉलेज खत्म हुआ और जहाँ पर के जॉब कर रहा था वहीं पर उसने जॉब ले लिया। ये दोनों एक ही रेडियो स्टेशन पर काम करते थे। वो अभी भी उसे दूर से ही सेलिब्रेट करती थी। वो फिर इस ईमेल में लिखती है कि उसे मैं दूर से प्यार करती थी पर यह करना भी बहुत ही हार्ड हो गया। क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा। फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं
यंग को ये सब स्टोरीज बहुत ही अच्छी लगी थी। उसे लगता है कि क्रीम जिससे भी प्यार करती थी उसे उसके बारे में पता होना चाहिए। क्रीम की सब स्टोरीज वो रेडियो पर एयर करती है। यंग को जो सीडी चाहिए थी ये जून ने उसके लिए ला दी है। ये घर भी एक साथ आते हैं। यंग उसे कहती है कि मैंने क्रीम की सब स्टोरीज एयर तो कर दी, तो मुझे शायद थोड़ा सा गलत लगता है। जून कहता है इसमें गलत कुछ भी नहीं है, वो खुद अपना प्यार बता नहीं पाई, अब शायद तुम्हारे जरिए वो सब लोगों को अपना प्यार बता सकती है, उसे ये अच्छा ही लगेगा। क्रीम की स्टोरी में हमें पता चला कि वो कैसे अब दूर से भी प्यार नहीं कर सकती। इसके पीछे का रीजन ये था कि वो अब अपनी मेमोरी लूज करने वाली है। उसे अपनी नर्व सिस्टम की एक बीमारी होगी। वो अब थोड़ा थोड़ा कर सब कुछ भूल जाएगी। डॉक्टर क्रीम के ब्रदर को बताते हैं कि इसके लिए एक ऑपरेशन है, ये रिस्की है पर शायद वो बच सकती है। क्रीम ने डॉक्टर से कहा कि कुछ भी हो जाए पर ये ऑपरेशन मैं करना चाहती हूँ। मैं अपनी मेमोरीज लूज नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपनी मेमोरीज के साथ ही जीती है। वो केक को कभी भी भुलाना नहीं चाहती। अब फिर से हम ब्रेजर में देखते हैं। यंग ने अब अच्छे से काम करना सीख लिया है। उसकी राइटिंग भी सब लोगों को अब पसंद आने लग गई है। एक बहुत ही पुराना शो था जो आरजे किया करती थी। आरजे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसने वो शो करना छोड़ दिया था। यंग को लगता है कि फिर से उस कैरेक्टर को रीराइट कर सकती है। वो उस पर वर्क करती है और ये सब आइडिया आरजे को बताती है। आरजे इस पर बहुत ही गुस्सा होके वो पहले ही उसे हेट करती है। उसका ये आइडिया उसे थोड़ा भी पसंद नहीं आया। आज यंग का डे बहुत ही अपसेटिंग था और उसे डैडी लॉन्ग लेग से एक बड़ा सा गिफ्ट मिल गया। इसका गिफ्ट एक बेयर है। ये उसे बहुत ही अच्छा लगा और पूरे ऑफिस में इसी बेयर को लेकर वो घूमती है। यंग को एक घर ले जाना जरा मुश्किल होने वाला था पर जून उसे ऑफिस में मिला। जून ने इस बेयर को इस तरह से बांधा कि यंग उसे कैरी कर ले जा सके। यंग थोड़ी अपसेट थी तो ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जोंग, उसका प्रोड्यूसर एक साथ उसे दिखते हैं। उसकी फ्रेंड और प्रोड्यूसर अब दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। जैसे यंग मानती थी कि जोंग और उसका प्रोड्यूसर एक दूसरे से डेस्टिनी से कनेक्टेड है, ऐसा ही हुआ है। अगले दिन यंग फिर से जून से मिलने के लिए आई। वहाँ पर एक बुक्स का नया कलेक्शन आया है जो यंग को बहुत ही पसंद है। जून भी कहता है कि मैंने ये सारे बुक्स पढ़े हैं। यंग कहती है कि इसकी फर्स्ट बुक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो वंडर करती है कि अगर मैं गायब हो गई और मुझे कोई ढूंढने वाला ही ना हो तो क्या होगा। ये इसमें से एक बुक की थीम थी। रात में यंग के घर पर उसकी फ्रेंड जोंग के लिए प्रोड्यूसर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देता है। आज रात प्रोड्यूसर उनके घर में सोने वाला है। रात भर जोंग और प्रोड्यूसर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो यंग डिस्टर्ब हो गए और वहां से चली गई। उन दो लव बर्ड्स को फाइनली साइलेंस मिला। रात में चलते चलते यंग एक ग्रोसरी शॉप में आई। वहाँ वो जून से मिलती है। जून और वो फिर एक अच्छे से वॉक पर चलते हैं। जून उससे कहता है कि तुम्हारे शो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तुम्हारा हर एपिसोड सुनता हूँ। यंग को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो जून से कहती है कि मुझे मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही पसंद है। जून कहता है कि मैं भी आता रहता हूँ। यंग वंडर करती है कि हम दोनों को एक दूसरे से इस तरह से मिलना चाहिए था। वो लिफ्ट में बहुत ही एम्बैरेसिंगली मिले थे। यंग को पसंद नहीं है। जून कहता है हम हमारी स्टोरी बदल सकते हैं, किसी को कोई भी पता नहीं चलेगा। वो फिर उसे एक फ्लावर गार्डन में लेकर आता है। वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ मिले हैं। यंग को भी यह सब बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब यंग जून के पूरी तरीके से प्यार में है। उसके दिन बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। छोटी छोटी चीजों में उसे खुशी महसूस होती है। ह्यून और वो म्यूजियम जाते हैं, लॉन्ग वॉक्स लेते हैं। ऑफिस में जब भी वो टकराते हैं तभी दोनों के फेस पर स्माइल होती है। एक दूसरे के साथ अब ये बहुत खुश है। यंग कंटिन्यूसली अपना काम अच्छे से करती रहती है तो आरजे को भी उसका काम पसंद आने लगता है। यंग ने जो शो सजेस्ट किया था ये आरजे स्टार्ट कर देती है। एक दिन यंग जून से मिलने के लिए आई। उसकी डेस्क पर वो सैंड वॉच नोटिस करती है। यह वही सैंड वॉच है जिसके बारे में क्रीम ने अपनी स्टोरी में कहा था। उसे अब रियलाइजेशन होता है कि जिससे क्रीम प्यार करती थी वो जून ही था। यंग को बहुत बुरा लगता है। क्रीम जून से 10 साल से प्यार करती है और वो इस तरह से जून को उससे नहीं छीन सकती है। वो ऑफिस में जून को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। जून उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे कुछ भी बात नहीं करती है। एक दिन यंग अपने कलीग्स के साथ एक डिनर पर आई। वहां पर भी वो सैड ही गाने गा रही थी। यंग को एक कलीग ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रही थी। आरजे ने कहा यंग को ठीक नहीं लग रहा, प्लीज उसे फोर्स मत करो।
यंग की ये कलीग उस पर बहुत ही जेलस होके कहती है हमेशा यंग को सब प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बातों बातों में वो ये भी बोल डालती है यंग को उसका जॉब किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से मिला है। यंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब उसने फिगर आउट किया कि उसे ये जॉब डैडी लॉन्ग लेग की वजह से ही मिला है। वो ये सब बात अब अपने प्रोड्यूसर से पूछती है। प्रोड्यूसर उसे बता देता है कि मेरे बॉस ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। यंग फिर डायरेक्टली उसके बॉस के पास पहुंचे। उसे लगा कि उसका बॉस ही हमेशा उसका ख्याल रखता था। उसने उसे कन्फ्रंट किया तो बॉस ने बताया कि मेरे ब्रदर के कहने पर यह सब मैं कर रहा था। यंग को यहाँ पता चलता है कि बॉस का ब्रदर जून है। जून ने ही हमेशा उसका ख्याल रखा है। यहाँ उसे एक और चीज पता चली कि जिस घर में वो रह रही है ये जून का ही है। यानी कि उसने क्रीम के जो भी सब ईमेल्स पढ़े हैं ये जून ने अलग पर्सपेक्टिव से लिखे हुए थे। जैसे कि हमें पता है क्रीम अपने कॉलेज में किसी से प्यार करती थी, वही उसका पीछा करते करते उसी के रेडियो स्टेशन में वो काम करने लग गई। जून एक्चुअल में यंग से हमेशा से प्यार करता था, हमेशा उसका ख्याल रखता था। यंग को अच्छी सी जॉब मिल सके इसीलिए अपने ब्रदर से उसने यंग को एक जॉब दिला दी। हमेशा उसे वो देखता रह सके इसलिए उसके ऑफिस में उसने काम करना स्टार्ट किया। यंग फिर रियलाइज करती है कि जो सैंड वॉच जून के पास था वो उसके खुद के पास भी था। उसे पता चला कि जून उससे कितना प्यार करता है, पर उसे ये भी पता है कि जून को एक सीरियस बीमारी है। वो यंग के बारे में सब कुछ भूल चुका है। वो फिर से जून के पास आती है और सही से उससे बात करती है। ये फिर पार्क में जाते हैं और अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। रात में ये स्टार्स की तरफ देख रहे थे। यंग जून से कहती है मुझे बचपन में बताया गया था कि जो भी कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वो स्टार्स बन जाते हैं। मुझे लगता था कि मैं कभी भी स्टार नहीं बन सकती। जून कहता है कि ये एक अच्छी स्टोरी नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग अपनी लाइफ में प्यार करते हैं वो मरने के बाद स्टार बन जाते हैं। इतने सारे स्टार्स है, इसी वजह से इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्यार भी है। एक टूटता हुआ तारा जून देखता है और यंग से कहता है कि तुम कुछ विश करो। यंग कहती है मैं जो विश करूंगी वो कंप्लीट नहीं होगी। वो चाहती है कि जून फिर से ठीक हो जाए पर ये पॉसिबल नहीं है। वो फिर जून को किस करती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट वो बिताते हैं। इसके बाद जून की हालत बहुत ही खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। वो जब जरा स्टेबल था तो यंग उसे मिलने के लिए आई। वो उससे कहती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था तभी मेरा दिल धड़कने लग गया था। उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। जून भी उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करना चाहता था। मुझे तुम्हारे साथ अलग अलग प्लेसेस पर जाना था, टाइम स्पेंड करना था। ये दोनों अब ये सब नहीं कर सकते। इस रियलाइजेशन से इन दोनों की आंख में आंसू आते हैं। जून ने 1 साल पहले ही लेटर लिख कर रखे थे। उसे पता था कि वो यंग को भूल जाएगा, वो हमेशा उसे याद रखना चाहता था। इसके बाद जून की डेथ हो जाती है जहाँ पर वो डेट के लिए आए थे। एक दिन यंग उसे वही मिलने के लिए आती है। आसमान में वो स्टार्स को देखती है, कहती है जिस तरह से हमेशा तुम मुझे प्रेजेंट दिया करते थे आज फिर से मुझे प्रेजेंट चाहिए। ये वो बोलती है और स्नो गिरने लग जाता है। जून मरने के बाद भी यंग का ख्याल रख रहा है। इसी तरीके से एक बिटर स्वीट एंडिंग इस मूवी की हो जाती है। मुझे लगता है कि जर्नी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपकी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। बाद में उसका एंड क्या हुआ ये मैटर नहीं करता। जो एक्सपीरियंस था यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पूरी लाइफ तक आप उन्हें याद रख सकते हो, फिर से उस मोमेंट्स को जी सकते हो। आप जब किसी से प्यार करते हो वो एक्चुअल में कभी भी आपके लाइफ से नहीं जाते। आपकी मेमोरीज में आपके साथ हमेशा वो जीते हैं। इसी नोट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई ब्यूटीफुल मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।